सो वी आर स्टार्टिंग विद सोशलिज्म इन रशिया। तो सबसे पहले सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म होता है कि सब लोग मिलजुल के काम करें, ऐसा ना हो कि पावर कुछ ही लोगों के हाथ में हो। तो अगर हम देखें कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी रशिया के अंदर 1914 तक, वो सब इलीगल हुआ करती थी। जैसे कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी हुई थी, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनी हुई थी। तो ये जो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी है, ये 1898 में बनती है। कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को जो लोग बिलीव करते थे, कार्ल मार्क्स एक सोशलिस्ट है, तो इसके आइडियाज़ को जो लोग बिलीव करते थे वो इस पार्टी के मेंबर हुआ करते थे। इसके नाम में ही है सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। तो इसमें वर्कर्स हुआ करते थे, मतलब जो फैक्ट्रीज में काम करने जाते थे वे लोग हुआ करते थे। कोई स्ट्राइक करनी है तो इकट्ठे मिलकर ये लोग स्ट्राइक कर लेते थे एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो ये पार्टी बनी हुई थी। और कैसी थी ये पार्टी? हमारी इलीगल थी, ठीक है, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि जितनी भी पार्टीज 1914 से पहले बनी हुई थी उनका कोई वजूद नहीं था, वो इलीगल थी, अंडरग्राउंड होके सब काम कर रही थी। Some Russian socialists felt that the Russian peasants' custom of dividing land periodically made them natural socialist। इसका क्या मतलब है कि जो रशिया के किसान हुआ करते थे ना, उनको कह रहे हैं रशिया के सोशलिस्ट कि ये नेचुरल सोशलिस्ट है। मतलब रशिया के किसानों को जो एग्रीकल्चर खेती करते थे उनको कह रहे, क्योंकि वे लोग कैसे करते थे कि चार अगर लोगों की ज़मीन है तो चारों इकट्ठे होके काम कर रहे हैं और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है आपस में नीड्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं। तो सोशलिज्म का भी मतलब यही होता है कि जो प्रोडक्शन है उसको करके इकट्ठा करके और फिर आपस में नीड्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो इस वजह से नेचुरल सोशलिस्ट किसे कहा गया था? रशिया के किसानों को कह रहे थे रशिया के सोशलिस्ट लोग। पीजेंट्स नॉट वर्कर्स, तो इसीलिए लोगों का कहना था इन रशियन सोशलिस्ट का कि किसान लाएंगे रिवॉल्यूशन, वर्कर्स नहीं ला पाएंगे, क्योंकि किसान जो है वो नेचुरली ही सोशलिस्ट हैं। इस वजह से किसान ही रिवॉल्यूशन लाएंगे, किसान ही हैं जो सोशलिज्म ला सकते हैं रशिया के अंदर। तो सोशलिस्ट्स वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू आउट द लेट 19th सेंचुरी। अब कंट्री साइड मतलब गांव के इलाकों में लेट 19th सेंचुरी में, मतलब 1890s में 1900 तक क्या हुआ कि ये लोग भी अब एक्टिव हो गए थे, किसान लोग भी, और इन्होंने भी अपनी एक पार्टी बनाई सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी नाम की, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी 1900 के अंदर। दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट्स। अब ये पार्टी क्या करती थी? सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी ये किसानों के राइट्स के लिए खड़ी होती थी। किसानों के लिए ये कहती थी कि जो ये नोबल्स की, राजाओं की जो ज़मीन है ना, इसको किसानों के नाम कर दो, किसानों को ट्रांसफ़र कर दो, ये ऐसी डिमांड्स रखते थे। तो सोशल डेमोक्रेट्स जो लोग होते थे वे डिसएग्री कर रहे थे इन सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी से। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का लीडर है व्लादिमीर लेनिन। तो इसका मानना था कि ये जो किसान है ये एक यूनाइटेड ग्रुप है ही नहीं। अब जैसे कि किसी किसान के पास खुद की ज़मीन है, कोई दूसरों की ज़मीन पे जाके एज अ लेबरर काम कर रहा है, और किसी के पास खुद से ही बहुत बड़ी ज़मीन है, तो ये लोग बदलाव नहीं ला सकते, ऐसा व्लादिमीर लेनिन का कहना था। तो अब धीरे धीरे चल के आगे ये पार्टी जो थी हमारी दो हिस्सों में बट गई थी। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के दो हिस्से हो गए थे, एक बना हमारा बोल्शेविक का ग्रुप और एक बना मेंशेविक का ग्रुप। तो हमारी 1903 में ये पार्टी दो हिस्सों में बट गई, एक बोल्शेविक एक मेंशेविक। बोल्शेविक का लीडर था व्लादिमीर लेनिन, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर देखा था कि जो कह रहा था कि किसान बदलाव नहीं ला पाएंगे, वर्कर्स ही बदलाव लाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ था मेंशेविक, जिसके लीडर थे मार्टोव। अब मेंशेविक में क्या था कि ये पार्टी सभी लोगों के लिए खुली हुई थी, जिसको भी एंट्री चाहिए इस पार्टी में सबको एंट्री मिलेगी। बट ये व्लादिमीर लेनिन के जो बोल्शेविक पार्टी थी, बोल्शेविक ग्रुप था, इसमें हर कोई एंटर नहीं कर सकता था। इसमें वही लोग एंटर कर सकते थे जो डिसिप्लिन्ड हो। मतलब ये बोल्शेविक पार्टी में व्लादिमीर लेनिन उन्हीं लोगों को लेता था जो इसे मतलब लगता था कि हमारी रिवॉल्यूशन लाने में हेल्प करेंगे। क्वालिटी अपने मेंबर्स की, क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, ये क्वालिटी पर फोकस करता था, ठीक है, ना कि नंबर पर। चाहे कम लोग हों पार्टी के अंदर, पर वे लोग जो होंगे वो
अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए बदलाव लाने के अंदर। अ टर्बुलेंट टाइम 1905 का रिवॉल्यूशन। अब 1905 के रिवॉल्यूशन के बारे में हम देखने वाले कि रशिया में 1905 में क्या हुआ था। रशिया में चलती थी ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब राजा का रूल चलता था। अब बाकी यूरोपियन कंट्रीज में तो चेंजेस आ गए थे, बट अभी तक त्सार निकोलस टू राजा था रशिया का, तो त्सार निकोलस टू का कोई ऐसा मन नहीं था कि वो पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करे। तो अब लोग तो चाहते थे उधर के भी कि पार्लियामेंट आए, जैसे बाकी के पूरे यूरोप में आई है, वैसे रशिया के लोग भी चाहते थे कि हमारे रशिया में भी आए, पार्लियामेंट बने, कॉन्स्टिट्यूशन बने। तो रशिया में लिबरल्स, सोशल डेमोक्रेट, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, पीजेंट्स, वर्कर्स, नेशनलिस्ट, जेडिडिस्ट, ये सब लोग आवाज़ उठाते हैं अपनी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे ये सारे लोग। जेडिडिस्ट कौन होते हैं? मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज, उनके लिए जेडिडिस्ट वर्ड यूज़ किया गया है, जो चाहते थे कि मॉडर्नाइज इस्लाम आ जाए। तो अब ये लोग क्या चाह रहे थे कि क्या बने, एक कॉन्स्टिट्यूशन बने, पार्लियामेंट बने, तो ये सब डिमांड कर रहे थे। द ईयर 1904 वॉज अ पर्टिकुलर बैड वन फॉर रशिया वर्कर्स। अब रशिया में 1904 में क्या होता है, 1904 में वर्कर्स की कंडीशन खराब होने लगती है। क्यों? क्योंकि रियल वेजेस गिरने लगती है। रियल वेजेस का क्या मतलब होता है? मतलब कि महंगाई तो बढ़ रही है, बट महंगाई बढ़ने के साथ साथ जो लोगों की सैलरी है वो नहीं बढ़ रही है, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि रियल वेजेस घट गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले 10 रुपये और अब के 10 रुपये में फ़र्क है। पहले 10 रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी, पर अब 10 रुपये की वैल्यू कम होती है। पहले 10 रुपये में बहुत सारा सामान आ जाता था, अब 10 रुपये में कुछ भी नहीं आएगा। तो पर हमें जो मिल रहे हैं, हमें उस वक्त भी 10 रुपये मिला करते थे और आज भी 10 रुपये मिल रहे हैं। तो मतलब हाँ, पहले के लिए तो हमारा वो सामान आ जाता था 10 रुपये में, पर अब हमारा वो सामान नहीं आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी रियल वेज गिर गई है, रियल वेज कम हो गई है। तो 1904 में क्या होता है, रशिया के वर्कर्स की कंडीशन खराब होने लगती है क्योंकि रियल वेजेस गिर गई थी लोगों की। मतलब कि सैलरी लोगों की उतनी थी, पर महंगाई बढ़ गई थी 20%। ठीक है, तो रियल वेजेस 20% से गिर जाती हैं। मेंबर्स ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली। एक वर्कर्स की एसोसिएशन बनी हुई थी, एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें लोग अपनी दिक्कत डिस्कस कर लेते थे। तो उसमें लोग जुड़ना शुरू हो गए क्योंकि वो चाहते थे कि जो हमारी वेजेस हैं वो बढ़ जाएं। तो अब उसमें लोग जुड़ने चालू हो गए, उसके मेंबर बनने चालू हो गए थे। तो क्या हुआ, एक बार पुलिटोव आयरन वर्क्स नाम की एक फैक्ट्री थी, उसमें 1904 की बात है। तो पुलिटोव आयरन वर्क्स में से 4 मेंबर्स को काम से निकाल देते हैं क्योंकि जो वर्कर्स के मतलब ओनर्स थे, उनके लिए भी सैलरी अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा था। तो वो 4 मेंबर्स को निकाल देते हैं कम काम के टाइम पर। तो इस वजह से, पर ये जो 4 लोग थे ये इस वर्कर्स एसोसिएशन के मेंबर थे। तो अब क्या होता है, अगले ही दिन 1,10,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग की ओर जाते हैं और स्ट्राइक करने के लिए, और डिमांड करते हैं कि वर्किंग आवर्स कम होने चाहिए, 8 आवर्स वर्क हो, रिडक्शन इन द वर्किंग डे, वर्किंग डेज में भी कमी होनी चाहिए कि पूरे दिन 7 दिन 16 घंटे काम करते हैं लोग, तो वर्किंग डेज कम होने चाहिए, वर्किंग आवर्स कम होने चाहिए, हमारी सैलरी बढ़ाओ, इम्प्रूवमेंट करो वर्किंग कंडीशंस में, कि वर्किंग कंडीशंस बहुत ख़राब होती थी, तो वर्किंग कंडीशंस इम्प्रूव करो, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो। तो अब तक हमने क्या देखा कि 1904 में रियल वेजेस कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से 4 फैक्ट्री वर्कर्स को, आयरन पुलिटोव वर्क्स नाम की एक फैक्ट्री थी, उसमें से 4 लोगों को निकाल दिया। ये 4 लोग थे एक वर्कर्स एसोसिएशन के मेंबर। तो अब उस एसोसिएशन में जितने भी लोग थे, वे सारे लोग मिलके, वे सारे वर्कर्स मिलके जाते हैं स्ट्राइक करने के लिए। किस तरफ? जहाँ पर राजा मिलता उन्हें, तो सेंट पीटर्सबर्ग की ओर निकल देते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में एक वाइट पैलेस नाम की एक जगह थी जहाँ पे वो राजा त्सार निकोलस टू रहता था, तो उस वक्त वो उधर जाने के लिए निकल लेते हैं। क्या चाह रहे थे ये? एक तो वर्किंग आवर्स कम हो जाए, वर्किंग डेज कम हो जाए,
उनकी जो सैलरी वेजेस है वो बढ़ जाए, वर्किंग कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट आए, तो ये सारी डिमांड्स वो लोग कर रहे थे। अब हम आगे देखते हैं। When the procession of workers led on by फादर गैपोन, इस स्ट्राइक को लीड कौन कर रहा था? फादर गैपोन थे। और ये विंटर पैलेस पहुंचते हैं जब, तो इट वॉज अटैक्ड बाय पुलिस। तो जब वाइट पैलेस पहुंचे थे, ये सेंट पीटर्सबर्ग में एक वाइट पैलेस नाम की जगह है जहाँ पे सार निकोलस टू रहता था, वहाँ पे पहुंचते हैं। तो वहाँ पे पहुंचे ही थे कि पुलिस ने, कोसेक्स ने इन पर हमला कर दिया। मतलब पुलिस इन पे हमला कर देती है, जो उस राजा की सेना थी वो हमला कर देती है, जिसकी वजह से 100 वर्कर्स की जान चली जाती है और 300 वर्कर्स घायल हो जाते हैं। 1,10,000 वर्कर्स टोटल गए थे। अब इस इंसिडेंट को ही ब्लडी संडे कहा जाता है। ब्लडी संडे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इतना लोगों का वर्कर्स 100 वर्कर्स की जान गई थी, 300 घायल हो गए थे, इस वजह से इसको ब्लडी संडे कहा जाता है। ब्लडी संडे इसलिए क्योंकि उस दिन संडे था। स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन एज, इसको ही हम 1905 का रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। स्ट्राइक्स टुक ऑल ओवर द कंट्री, अब पूरी कंट्री में स्ट्राइक होने लग गई थी। अब लोगों में, वर्कर्स में और ज़्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि उन्हीं के ही जो साथी थे, 100 साथी मारे गए थे, 300 घायल हो गए थे। तो अब लोगों में गुस्से के कारण लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया, स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जाते थे, सिविल लाइब्रेरीज बंद कर दी थी, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बाकी मिडिल क्लास वर्कर्स सब ने अपना काम करना बंद कर दिया था। 1905 में सार निकोलस टू अब डर गया था, और डर कर उसने क्या कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। सार निकोलस टू कहता है कि तुम डूमा बना सकते हो। डूमा रशिया के अंदर पार्लियामेंट को कहते हैं। तो तुम डूमा बना सकते हो, मतलब तुम पार्लियामेंट बना सकते हो। तो सार निकोलस टू ने पार्लियामेंट बनाने की अनुमति दे दी। अब 3 बार डूमा बनी है। पहली बार जब डूमा बनी तो वो 75 डेज में ही पहली डूमा डिसमिस हो गई थी, मतलब हटा दी गई थी। दूसरी डूमा बनती है तो वो 3 महीने ही टिक पाती है, फिर वो हट जाती है, डिसमिस हो जाती है। फिर उसके बाद जो थर्ड डूमा बनती है वो पूरे 5 साल काम करती है। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इस थर्ड डूमा में सिर्फ वही लोग थे जो राजा को सपोर्ट किया करते थे, मतलब कंजर्वेटिव्स लोग थे, मतलब राजा के ही सपोर्टर्स थे एक तरीके से। तो इस वजह से थर्ड डूमा पूरी 5 साल तक चली थी। तो अब हम देखते हैं कि 1905 के रिवॉल्यूशन से सार निकोलस टू डर जाता है और वो अलाउ कर देता है कि एक पार्लियामेंट और डूमा, मतलब डूमा किसे कहते हैं? रशिया में पार्लियामेंट को कहते हैं। 1905 के बाद क्या होता है, ज़्यादातर जो कमेटीज़ और यूनियंस थी, जो ग्रुप्स हुआ करते थे, यूनियन मतलब ग्रुप वर्कर्स के, तो वो अनऑफिशियली काम करते रहते हैं, क्योंकि वे इलीगल था 1914 से पहले। कोई भी यूनियन बनाना, कमेटीज़ बनाना इलीगल हुआ करता था। तो काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस लोगों पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने पर लगी हुई थी। तो सार निकोलस क्या करता है, पहली डूमा को तो 75 डेज़ के अंदर बंद कर देता है, डिसमिस कर देता है। फिर दोबारा इलेक्शन करवाता है। दूसरी डूमा को 3 महीने के बाद डिसमिस कर देता है। ही डिड नॉट वॉन्ट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी, क्योंकि उसको था कि उसकी पावर कम हो रही है, तो वो हटा देता था तभी की तभी। तो कुछ अब वो तीसरी डूमा ऐसी बनाता है जो उसकी पावर पर सवाल ना उठाए, जो वो कहे वही माने। तो अब तीसरी डूमा ऐसे लोगों की बनाता है, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस की, मतलब जो लोग उसी को ही सपोर्ट करते थे, राजा के सपोर्टर्स होते थे कंजर्वेटिव, तो उन्हीं लोगों को डूमा में एंट्री देता है। तो इस वजह से ये डूमा पूरी की पूरी 5 साल तक चलती है। लिबरल्स एंड रिवॉल्यूशनरीज इसमें से वो बाहर ही रखता है डूमा में से। लिबरल्स और रिवॉल्यूशनरीज को, जो लोग बदलाव चाहते थे, उनको इस डूमा के अंदर एंट्री अब नहीं मिलती है।